किसानों के लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसा आया था, जिस पैसे को किसानों में बांटना था। यह काम बैंक वालों की जिम्मेदारी थी। लेकिन जैसे ही एक किसान अपने उस पैसे को निकालने के लिए जाता है तो बैंक मैनेजर उससे कह देता है कि आपकी पेमेंट होल्ड कर दी गई है, अगर आपको इसे निकालना है तो कुछ फीस देनी पड़ेगी। अब ये बात सुनकर वह किसान उनसे कहने लगता है कि जब हमारा पैसा है, सरकार ने हमारे लिए भेजा है, तो आप इसे हमें क्यों नहीं दे रहे हो। तो बैंक मैनेजर किसान को तरह तरह के कानून बताता है। जब किसान नहीं मानता है तो उसे धमका कर वहां से भगा देता है। वह किसान थोड़ा पढ़ा लिखा था तो वह सीधा डीएम साहब के पास पहुंच जाता है। अब डीएम साहब जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है बैंक कर्मचारी की इस हरकत पर। इसलिए वह खुद किसान के साथ जाने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन डीएम साहब उसी किसान के साथ उसका साथी बनकर बैंक पहुंच जाते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी बैंक मैनेजर ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, क्या हुआ था आगे इस कहानी में आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के एक पिछड़े गांव में रहने वाले व्यक्ति बलराम की, जिसकी आयु अभी 21 वर्ष है। उसने अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई को पूरा कर लिया है। यह बात बहुत पुरानी है दोस्तों। उस टाइम पर थोड़ी बहुत पढ़ाई को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता था। अब वह अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी में हाथ बटा रहा है। एक दिन वह अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसका एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है और उसे एक नौकरी के बारे में बताता है कि हम सभी दोस्त नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुझे भी नौकरी करनी है तो तू भी हमारे साथ चल, वहां हमारी सरकारी नौकरी लग सकती है। ये इस खेतीबाड़ी के काम से तो अच्छा ही रहेगा। इस बात को सुनकर बलराम अपने माता पिता को बिना बताए वहां से उन लोगों के साथ नौकरी करने के लिए चला जाता है। जब शाम होती है तो घर वाले उसे ढूंढने लगते हैं कि बलराम कहाँ गया। तो उनके खेत के पड़ोस में काम कर रहे एक शख्स ने उनको आकर बताया कि आपका लड़का शहर चला गया है नौकरी की तलाश में। यह उसके औजार हैं जो उसने मुझे दिए थे। बलराम के पिता इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि बलराम उनकी इकलौती औलाद था। बड़ी मिन्नतों के बाद उन्हें औलाद नसीब हुई थी, लेकिन वह बेटा भी नौकरी करने के लिए शहर चला गया। वह उस आदमी से पूछते हैं कि वह कौन से शहर गया है, किसके साथ गया है। तो वह आदमी बताता है कि यह तो नहीं पता कि कौन से शहर गया है, लेकिन यह जरूर पता है कि वह अपने दोस्त के साथ गया है। इसके बाद बलराम के पिता उसके दोस्त के घर जाते हैं और उनके बेटे के बारे में पूछने लगते हैं। तो उसके पिता उन्हें बता देते हैं कि हमारा बेटा पला शहर में नौकरी देखने के लिए गया है। किसी ने उसे बताया था कि वहां जाकर नौकरी मिल जाएगी। यह बात सुनकर बलराम के पिता अपने बेटे को वहां से वापस लाने की तैयारी करने लगते हैं। वह गांव के ही एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने साथ लेते हैं और शहर अपने बेटे को ढूंढने के लिए चल देते हैं। इधर बलराम अपने दोस्तों के साथ आया। उसके सभी दोस्तों में से किसी की भी नौकरी नहीं लग रही थी, लेकिन बलराम की नौकरी लग जाती है। वह भी सिंचाई विभाग में। बलराम इस नौकरी से बहुत ही खुश था। वह सोच रहा था कि अब घर वालों के पास जाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है। अभी उसे वहां 2-3 दिन ही हुए थे। 2-3 दिन बाद बलराम के पिता उसे खोजते खोजते एक व्यक्ति के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर बलराम अभी भी नौकरी की खुशी मना रहा था। जैसे ही बलराम अपने पिता को देखता है तो वह उनके पास आकर गले से लिपट जाता है। कहता है कि बाबा, मेरी नौकरी लग गई है, अब मैं सरकारी नौकरी की करूंगा। मैंने जो भी पढ़ाई की थी उसी पढ़ाई के आधार पर मुझे यहाँ सरकारी नौकरी मिल गई है। अब जिंदगी भर मुझे कोई काम को लेकर परेशान रहने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरी नौकरी रहेगी तब तक ठीक है। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो फिर मुझे पेंशन मिलेगी, तो बुढ़ापे तक मुझे पैसा मिलता रहेगा। उस पैसे से मैं अच्छा खुशहाल जीवन काट लूंगा। इसके बाद पिता उससे कहने लगते हैं, बेटा, वो बात तो ठीक है, लेकिन तू घर का इकलौता चिराग है। तू यहाँ नौकरी करेगा, अगर वहां गांव में मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा, या शहर तुझे रास नहीं आया तो हम क्या करेंगे। देख, हमारे पास बहुत जमीन जायदाद है, तुम्हें नौकरी की जरूरत ही क्या है। तू ऐसा कर, अभी के अभी मेरे साथ घर चल, इस नौकरी को यहीं छोड़ दे। बलराम पहले तो इस बात से इनकार करता है, अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता जिद पर अड़ जाते हैं और आखिरकार बलराम को नौकरी छोड़कर वापस उसी गांव में लौटना पड़ता है। इसके बाद बलराम ना चाहते हुए भी किसी नौकरी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। वह गांव में रहकर खेती बाड़ी ही करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, उसकी शादी हो जाती है। माता पिता बुजुर्ग हो गए थे
बलराम के बच्चे भी थे। बलराम की उम्र अब लगभग 40 साल हो गई थी। उस बात को बीते हुए कई साल हो गए थे। अब पैसों की वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। सभी कामों में पैसा चाहिए था। पुराने जमाने में तो ज्यादातर काम ऐसे ही हो जाया करते, किसान फसल के बदले भी काम करा लिया करते थे। लेकिन अब पैसों का जमाना आ चुका था। बलराम अपने पुराने दिनों को याद करता है कि अगर वह उस नौकरी में होता तो उसके दिन भी अच्छी तरह गुजर जाते। फिर वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, माँ बाप की इच्छा थी तो माँ बाप की इच्छा से मैंने जिंदगी व्यतीत कर ली, कोई परेशानी नहीं है। बलराम अपने खेतों में खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन अचानक से बाढ़ आती बलराम सहित अन्य कई किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। फसलें नष्ट होने से गांव में बड़ा संकट आ गया था। सभी लोग दुख भरे समय से जूझ रहे थे। बलराम भी परेशान है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। किसानों को इधर उधर से मिल रही थी, लेकिन इस मदद से उनका काम नहीं चलने वाला था। तभी बलराम और पूरे गांव वालों एक खुशखबरी मिलती है कि सरकार ने इन किसानों के लिए कुछ राह शिविर धनराशि भेजी है, जो किसानों के खातों में पहुंच जाएगी, जिसे वह डायरेक्ट बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को सुनकर सभी किसान बहुत खुश थे। बलराम भी फूले नहीं समा रहा था। जैसे ही वह राशि किसानों के अकाउंट में आती है तो बलराम भी अपने खाते से उन पैसों को निकालने के लिए बैंक चला जाता है। वहां बैंक मैनेजर से बात करता है कि जो राशि सरकार ने हमें भेजी है, मेरी उस राशि को निकाल दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो बैंक मैनेजर था उसने सभी पैसों को रोक लिया था। किसी भी किसान को कोई भी पैसा नहीं दिया। वह चाहता था कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और जितने भी किसान यहां से पैसे लेने के लिए आएंगे उनको उसमें से पैसे कम करके दिया जाए। लगभग एक एकड़ के लिए 30-77 आए थे, जिससे मेरे पास काफी पैसा आ जाएगा। ये गांव के गवार ही तो है, इन्हें कैसे भी उल्लू बना दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी बात को सोचकर बैंक मैनेजर बलराम से कह देता है कि तुम्हारा पैसा अभी नहीं निकल पाएगा, इसके लिए बहुत कागजी कार्रवाई करनी होगी, उसके बाद ही ये पैसे तुम्हें मिल पाएंगे। बलराम तो पढ़ा लिखा था, तो वह उनसे कहने लगता है कि कौन सी कागजी कार्रवाई। तो मैनेजर उसे तरह तरह की स्कीमें बता देता है कि यह सब कुछ पूरा करना होगा, उसके बाद ही तुम्हें यह पैसे मिलेंगे। बलराम उसे समझाने लगता है कि देखो मैनेजर साहब, यह मेरे पैसे हैं, मेरी फसलों का नुकसान हुआ है, इसी वजह से सरकार ने यह पैसे किसानों के लिए भेजे हैं। मैं किसान हूं तो यह पैसे आपको मुझे देने होंगे। लेकिन बैंक का मैनेजर कहता है कि अभी यह पैसे आपको नहीं मिल सकते, इसके लिए यह सब कुछ करना ही होगा। जब बलराम उनसे जिद करता है तो बैंक मैनेजर उसे धमका कर वहां से बाहर भगा देता है कि अब तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारे खाते को मैं पूरी तरह से सीज कर दूंगा। इस बात को सुनकर बलराम को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जैसे तैसे करके वह अपने गुस्से को शांत कर लेता है। फिर वहां से अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद जैसे ही वह अपने माता पिता की तरफ देखता है तो उसे वह बातें याद आ जाती हैं जब वह सिंचाई विभाग में लग गया था, लेकिन उसके पिता के कहने पर उस नौकरी को छोड़कर यहां लौट आया था। अगर वह उस नौकरी में लगा रहता तो शायद आज उसको यह दिन नहीं देखने पड़ते कि बैंक के अंदर से वह अपने पैसों को भी नहीं निकाल सके। फिर वह सोचता है कि चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब आगे के बारे में सोचना चाहिए, आगे क्या करना होगा। उसके सामने उसका परिवार था। वह नहीं चाहता था कि इन पैसों में से एक भी रुपया किसी को मिले, जैसा कि बैंक मैनेजर ने उससे कहा था। मैनेजर कह रहा था कि कुछ पैसों का खर्चा आएगा, उसके बाद तुम्हें वो से मैन पनिशाब प्रति एकड़ के हिसाब से मिल सकते हैं। तो वह नहीं चाहता था कि उसके पैसों में से एक भी रुपया कोई और ले। इसी वजह से वह अपने दिमाग में सोचने लगता है। उसे वहां के डीएम साहब का विचार आता है, क्योंकि वह पढ़ा लिखा था। उसे पता था कि अगर डीएम साहब चाहे तो वह बैंक मैनेजर पर कार्रवाई बिठा सकते हैं, जिससे हमारे पूरे पैसे मिल सकते हैं। दूसरे ही दिन बलराम डीएम साहब के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें अपनी पूरी कहानी बता देता है। डीएम साहब उससे कहते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वह तुम्हारे पैसों को दे देगा, तुम एक बार और बैंक जाकर देखो। तो बलराम कहता है, साहब मैं जा चुका हूं, वहां मैनेजर ने मुझे कागजी कानून बता दिए, कह रहा था कि इसमें पैसों का खर्चा आएगा, अगर तुम प्रति एकड़ के हिसाब से कटवा दोगे तो उसके बाद तुम्हें अभी के अभी पैसे मिल जाएंगे, वरना वह कह रहा था कि तुम्हारे खाते को मैं पूरी तरह से सीज कर दूंगा। अब डीएम साहब जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बैंक में सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है पब्लिक की सेवा करने के लिए, लेकिन बैंक मैनेजर किसानों को परेशान कर रहा था।
तो डीएम साहब बलराम के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके ही जैसे सादा कपड़े पहनकर उस बैंक में चले जाते हैं। बलराम को डीएम साहब ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें बिल्कुल भी यह नहीं बताना कि मैं यहां का डीएम हूं। तुम्हें साधारण तरीके से दोबारा से अपने पैसे मांगने हैं, फिर उसके बाद मैं बातें करूंगा। अब बलराम दोबारा से बैंक मैनेजर के पास जाता है, उससे अपने पैसों को निकालने के लिए कहने लगता है। बैंक मैनेजर बलराम की तरफ देखता है तो कहता है, तुझे एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या? मैंने तुझे बताया था कि अगर तुझे अभी अपने पैसे निकालने हैं तो प्रति 1 पैसे देने होंगे। इतनी ही देर में डीएम साहब, जो अभी तक मैनेजर की तरफ देख रहे थे, फिर उससे कहने लगते हैं, किस चीज के देने होंगे? अब जैसे ही मैनेजर इस बात को सुनता है तो वह बलराम की तरफ देखता है, फिर डीएम साहब की तरफ देखकर कहने लगता है, भाई तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तू किसान है? तो वो कहता है कि हाँ साहब, मैं किसान हूं। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये बता रहे थे कि आप पैसे मांग रहे हो। तो मैंने जब इनसे पूछा कि किस लिए पैसे मांग रहे हैं तो यह पूरी बात को भूल गए थे। आप मुझे दोबारा बता दीजिए। तो बैंक मैनेजर उन्हें दोबारा से तरह तरह की कागजी बातें बता देता है कि यह पेपर तैयार होगा, वो पेपर तैयार होगा। अगर आप इन पेपरों को खुद तैयार करवाते हो तो इनमें कुछ पैसों का खर्च आता है, धक्के अलग खाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम इन्हें तैयार करवा दें तो आपको पैसे हमें देने होंगे और हम इन पेपरों को अपने आप तैयार करके जमा कर लेंगे। इसलिए आप ऐसा करो, इनमें से कुछ पैसे प्रति 1 दिन के हिसाब से हमें दे दो, उसके बाद आप इन पैसों को निकाल सकते हो। डीएम साहब इस बात को सुनकर उन पैसों को देने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं होता कि अपने खाते में से पैसे निकालने के लिए इस तरह की फॉर्मेलिटी करनी पड़े। अब इस बात को सुनकर बैंक मैनेजर थोड़ा गर्म हो जाता है। वह उनसे कहने लगता है कि तू कौन होता है कानून सिखाने वाला? मैं मैनेजर हूं, मुझे पता है कि किस तरह से बैंक को चलाया जाता है। क्या तुझे पता भी है सरकारी काम किस तरह से होते हैं? ऐसा कहकर वह डीएम साहब को धमकाने लगता है। ये बात डीएम साहब को बर्दाश्त नहीं होती। डीएम साहब मैनेजर से कहते हैं कि देखो, आप बेशक सरकारी अधिकारी हो, लेकिन यह प्रावधान कहीं भी नहीं बनता है। मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे अच्छे से पता है कि सरकारी काम किस तरह से होते हैं। ऐसी चीजों में इन चीजों का पैसे निकालने होंगे। बिल्कुल, अभी के अभी इनके पैसे निकालकर इन्हें दे दो। अब इस पर मैनेजर और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। फिर वहीं पर जो कैशियर वगैरह थे उन्हें बुलाकर इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए कहने लगता है कि बाहर निकालो इन्हें, यह कुछ ज्यादा ही कानून जानते हैं। इस बात को सुनकर डीएम साहब अपना आई कार्ड निकालते हैं। इस बात को सुनकर उस आई कार्ड को हवा में लहराते हुए कहते हैं कि जो मुझे हाथ लगाएगा उससे पहले इस आई कार्ड को अच्छी तरह से देखकर पढ़ लेना, तभी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करना। सुनकर मैनेजर हैरान हो जाता है। वह आई कार्ड की तरफ गौर से देखने लगता है कि यह तो यहाँ के कलेक्टर साहब है। तो मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि आज मुझसे क्या हो गया। वो फौरन कलेक्टर साहब के पैरों में लेट जाता है, हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगता है कि सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि डीएम साहब को भी पता था कि यह बेमतलब के पैसे ले रहा है। इधर बैंक के मैनेजर को भी पता था कि बेमतलब के ही वह पैसे ले रहा है। लेकिन डीएम साहब उसे साफ साफ बोल देते हैं कि तुमने जितना किसानों को परेशान किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें यहां पर इनकी सेवा करने के लिए रखा गया है, लेकिन तुम उल्टा इनको परेशान कर रहे हो, अपनी जेबें भर रहे हो। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके लिए मैं तुम पर कार्रवाई जरूर करूंगा। ऐसा कहकर डीएम साहब सबसे पहले तो बलराम के पैसे उसे दिलवाए, फिर बलराम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि अगर आप नहीं होते तो यह सब कुछ मेरे सामने नहीं आ पाता। यह लोग इसी तरह से किसानों को परेशान करते रहते। बलराम उल्टा डीएम साहब के हाथ जोड़ता है कि साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, वरना मैं तो यह सोच रहा था कि अगर इन लोगों से मेरे पैसे बंद कर दिए तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। डीएम साहब उसको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, कैसी भी चिंता मत करो, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब वहां से अपने ऑफिस जाते हैं, फिर बैंक मैनेजर के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करते हैं। इसमें जो भी संलिप्त था सभी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। इधर बलराम अपने पैसों को लेकर गांव में चला जाता है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस समय गांव के कुछ व्यक्ति उस बैंक के अंदर बैठे हुए थे जो वहां पर इस सब नजारे को देख रहे थे। उन लोगों ने पूरे गांव में यह खबर फैला दी कि बलराम के साथ जिला कलेक्टर स्वयं आए थे और उन्होंने उनके पैसे निकलवाए।
फिर बैंक मैनेजर को बुरी तरह से धमकाया। यह तो एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इसके बाद बलराम की गांव के अंदर वाह वाह हो जाती है। चारों तरफ लोग उसकी चर्चा करने लगते हैं। यह बात घूमते घूमते बलराम के पिता के पास भी पहुंच जाती है। तो पिता बलराम की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बलराम इस बात को देख लेता है तो अपने पिता के पास जाता है। कहने लगता है, पिताजी क्या हुआ? तो वह उससे कहने लगते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो उस टाइम मैंने तुझे नौकरी नहीं करने दी, अगर उस टाइम मैं तुझे नौकरी पर लगा रहने देता तो तेरा जीवन और भी ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैंने अपने बारे में सोचा और इसी वजह से तेरी नौकरी छुड़वा दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बलराम झट से अपने पिता को गले लगा लेता है और कहता है, पिताजी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल यह सब कुछ उस रब की मर्जी थी। रब चाहता था कि मैं उस नौकरी को ना करूं, तो इसी वजह से आपको मेरा पता मिल गया था। आप लोग वहां चले आए मुझे वहां से हटाने के लिए। आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा मत हो। बाकी आपका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करो। बलराम की होशियारी को देखते हुए गांव के सभी लोग उससे कहने लगते हैं कि भाई बलराम, तू पढ़ा लिखा भी है, अफसरों से बात भी करना जानता है, तो क्यों ना तुझे गांव का सरपंच होना चाहिए। बलराम पहले तो मना करता है, लेकिन जब गांव वाले इस बात के लिए जोर देते हैं तो वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है। सभी गांव वाले मिलकर उसको अपना सरपंच घोषित कर देते हैं। बलराम गांव की समस्याओं को बड़े अधिकारियों के पास ले जाया करता, उनको अच्छी तरह से सुलझवाया करता। गांव के अंदर बलराम का नाम हो गया था। सभी लोग बलराम और उसके परिवार के साथ अच्छा व्यवहार किया करते। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में लग गया था, लेकिन बाद में उसके पिता ने उसकी सरकारी नौकरी छुड़वा दी, उसे वापस से गांव में ले आए। गांव में उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके जरिए वह सरपंच बन गया। आप क्या कहना चाहते हो बलराम के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो? डीएम साहब के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।